चलिए अब बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनो जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बजट बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं। नवनीत जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फ्रॉम राजस्थान। बजट वाले दिन बहुत मिस किया, लेकिन क्या क्या होता है ना, अब हमको तो बजट हमारे लिए सबसे बड़ा। अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर आपने कहा कि बजट या नो बजट, मैं तो अपना जोधपुर में शादी एंजॉय करता हूं। लेकिन आपने बजट तो फॉलो किया होगा वहाँ से। क्या अब ड्रीम बजट माना जाए इसे, जिस तरीके से कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कट किया गया है? ये बजट पूरा देखा है और वहाँ सैकड़ों व्यक्ति जो थे शादी में, सब लोग को का ध्यान उसी तरफ था। और जब वित्त मंत्री ने घोषणा करी कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, तो जो है खुशी की लहर वहां भी देखी है मैंने। तो शादी में तो खुश थे, लेकिन उससे ज्यादा खुशी वित्त मंत्री ने उन सबको एक तरह से कहूँ कि एक गिफ्ट दिया सभी को। बिल्कुल। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कई वर्षों में जो आर्थिक सुधार भारत में हुए हैं, जो एक कैपेक्स की तरफ सरकार का बड़ा ध्यान रहा है, और इस बार कोशिश करी गई कि और सर्वांगीण विकास हो और कंजम्पशन भी पीछे नहीं रहे। रूरल कंजम्पशन में तो थोड़ा अपटिक दिख रहा है, अर्बन कंजम्पशन में जो स्लो डाउन था उसको एड्रेस करने की कोशिश करी गई है। और एक बात और कहूँ अनुज, कि ये जो 12 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं देने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा उनके पॉकेट में गया है कि खर्चा कर सके, पर इससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कई जो छोटे व्यापारी, कई जो छोटे उद्यमी हैं, जैसे जैसे वो इनकम टैक्स रिबेट की लेवल बढ़ती है, उतना ही फिर वो धीरे धीरे जो एक इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी आती है। डिजिटलाइजेशन का भी प्रभाव है, तो उस सब से जीएसटी का फ्लो हो और बाकी सब पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो नवनीत जी, जो एक व्यू लिया जा रहा है, एक पोस्ट बजट गेट टुगेदर में भी यही व्यू लिया गया था कि यहाँ से अब आप कंजम्पशन पर फोकस करिए और कैपेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस हल्की करिए। आई एम श्योर एज अ बिग फंड आपके पास तो अक्रॉस द बोर्ड पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक्स होंगे, लेकिन क्या अब आप थोड़ा सा इसको लेकर अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा सोचना सही नहीं है कि ओके। कैपेक्स भी कैसे बढ़ेगा। एक तो सरकार हेवी लिफ्टिंग कर रही थी, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अपना खर्चा बहुत बढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया। लेकिन अगर देश में कंजम्पशन एक बहुत बड़ा योगदान करता है जीडीपी ग्रोथ में, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनियों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तभी वो नया कैपेक्स भी करेगी। तो प्राइवेट कैपेक्स तब बढ़ेगा जब ओवरऑल ग्रोथ की दर बढ़ेगी। तो अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं न कहीं प्राइवेट कैपेक्स पर देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं इस डिक्लाइन में फिर यूज़ किया जाए कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स को एज बाइंग अपॉर्चुनिटी? एट सम स्टेज कई बार ऐसा हो जाता है, कोई थीम बड़ी चलती है, कहीं पर एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है, लोग नंबर्स पर ध्यान देना कम कर देते हैं। वैल्यूएशंस कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अगर वैल्यूएशंस करेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी अभी कम नहीं हुई है। और कंजम्पशन की जहाँ तक बात की जाए, कंजम्पशन में मतलब सभी स्टॉक चले, साबुन तेल वाले स्टॉक भी चले, ऑटोज़ भी चले, और ट्रेंड भी चला, डी मार्ट भी चला। बेसिकली वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे का रिएक्शन था, सभी कंजम्पशन स्टॉक्स चल गए। लेकिन किन पॉकेट्स में आपको लग रहा है कि ज़्यादा इस समय एक सपोर्ट है, थोड़ा वैल्यूएशन सपोर्ट भी हो और थोड़ा सा ज़्यादा एक अल्फा भी जनरेट कर सकें स्टॉक्स? लोगों की जेब में जब ज़्यादा पैसा छोड़ा जाएगा, तो वो 2 लोग काम करेंगे, कुछ कंज़म्पशन करेंगे, कुछ सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। तो कैपिटल मार्केट में भी ज़्यादा पैसा आएगा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से एक वर्चुअस साइकिल बनता है। जब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आता है, मार्केट से वापस एक नया साइकिल खड़ा होता है, और कंज़म्पशन में भी वो पैसा जाएगा, तो दोनों में ही उसका फ़ायदा है, कंज़म्पशन में भी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में भी। और अगे मैं तो वही बात रिपीट करूँगा अनुज भाई, कि ओवरऑल वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल, डेढ़ साल जो तेज़ी चली, पर्टिकुलरली मिड और स्मॉल कैप्स में, कई जगह पर बड़ा एक एक्सुबरेंस का माहौल हो गया था। हमने कई बार डिस्कस किया है आपके दिवाली शो पर, और भी कई मौकों पर जब हम मिले, तब यही बात हो रही थी कि ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक है। विश्व में ज़रूर अनिश्चितता का माहौल है, उसका हम असर भारत के बाज़ारों पर भी देख रहे हैं, एफपीआई की बिकवाली हम देख रहे हैं। लेकिन भारत का ओवरऑल मैक्रो ठीक है, और अब जो प्रयास किए गए हैं बजट में, उसकी वजह से जब अगर ग्रोथ लिफ्ट होती है भारत में, तो उसका एक अच्छा प्रभाव कंपनियों के मुनाफे पर भी इस साल देखने को मिलेगा।
पिछले 2 क्वार्टर्स में जो स्लो डाउन दिखा है, मुझे लगता है 1 आध क्वार्टर के बाद वो ठीक होगा और मुझे लगता है कि पूरा बाज़ार ही धीरे-धीरे अगर वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं, तो एक अच्छा लंबे समय के निवेश के लिए बढ़िया बाज़ार बनता जाएगा। लार्ज कैप्स में फिर भी मैं कहूँगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया है, जिस तरह से करेक्शन हुआ है और अगर वहाँ पर रिलेटिव वैल्यूएशंस देखें मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, तो वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी बढ़ गई है। वेल, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा काफ़ी महीनों के हाई पर आया, ये एक अच्छा डेटा साइन काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला। सिंस आपने बात छेड़ी है इसकी, कल जो ओवरनाइट डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसके बाद जो आज ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा हाहाकार मचा हुआ है, करेंसी जिस तरीके से 87 पर आया है, क्या ये थोड़ी सी ओवरराइडिंग फोर्स रहेगी कंपेयर टू बजट? कुछ समय तक रहेगी। विश्व में जो अनिश्चितता का माहौल है, चाहे एक राजनीतिक नया माहौल है, जो आर्थिक अस्थिरता हाई टैरिफ्स की वजह से बन सकती है, तो उसका पूरे विश्व के बाज़ारों पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को पुनः बधाई कि हम सिर्फ़ विश्व पर ही निर्भर नहीं हो सकते, हमें हमारी अर्थव्यवस्था को देखना है, हमें हमारा डोमेस्टिक कंज़म्पशन, हमें हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता है बाहर क्या होगा विश्व में। तो किस तरह से हम घरेलू बाज़ार को और मजबूत बनाएँ ताकि लोगों का विश्वास बने और जो यहाँ के निवेशक हैं वो और निवेश करें। विश्व के निवेशकों ने बहुत भारत के शेयर बाज़ार में बिकवाली करी है पिछले कई महीनों से। जब एक बार वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो पूरे विश्व में हो रहा है, तो उसका भारत को अल्टीमेटली फ़ायदा ही होना है। अगर सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट होता है, अगर सप्लाई चेन जो बहुत ही हाइपर ऑप्टिमाइज़ थी, वहाँ से रिलायबल बनती है, तो एक चाइना प्लस वन में या जिसको हम अभी कह सकते हैं चाइना, मेक्सिको, कनाडा प्लस वन में एक भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। बजट में वापस आता हूँ, जो थोड़ा-सा मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट लगी, वो थी 1-2 सेक्टर्स को लेकर कि टेक्सटाइल पे शायद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं फोकस हुआ, जबकि हमारे पास मौका है इस समय, जो बांग्लादेश के हालात हैं उसको देखते हुए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को शायद उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। क्या आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे इन 2-3 स्पेसेस को लेकर? एक सवा घंटे की स्पीच में कितना कुछ बोला जा सकता है। बस सरकार की जो नीति है, सरकार का जो जिसे मैं कहूँ कि जो एक विज़न है, उस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब कई नई चीज़ें आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो न्यूक्लियर सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो बड़ी बात करी गई है, आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। शिप बिल्डिंग क्षेत्र जो एक मैरीटाइम फंड की बात करी गई है, फंड ऑफ फंड फॉर डीप टेक और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और ऑफ कोर्स कंजम्पशन के लिए जो भी किया गया और बहुत सारे इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि अगर ओवरऑल ग्रोथ अगर ये सर्वांगीण विकास भारत का बनता है, तो उसमें आप एक निट पिकिंग नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा बिकॉज़ कहीं न कहीं सबको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, नहीं खैर ये बात तो मानता हूँ आपकी कि सब कुछ बजट में नहीं आएगा, कुछ बजट के बाहर भी आएगा। तो अगली सरकार कुछ तो 365 दिन काम करती है, ये एक दिन जितना एक और उसमें आपको बहुत सारे हाँ, तबकों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको किसान हुँ। के लिए भी देखना है, गरीब के लिए भी देखना है, जो पूँजी बाज़ार में उनको भी देखना है, जो उद्यमी है उनको भी देखना है, एक्सपोर्ट्स वालों को भी देखना है। सब लोगों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करी जाती है। सरकार काम करती भी है और करवाती भी है, नवनीत जी, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगली कुछ कैबिनेट मीटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी थोड़े से, और इन सेक्टर्स पर भी आपको लग रहा है कि जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, क्या इनमें अभी भी बाइंग की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल, जो सरकार का जो 10 साल से एक आर्थिक सुधारों का एक दौर रहा है, वो कहीं कम नहीं हो रहा है। बजट ने उसको एक गति देने की और कोशिश करी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान हो, चाहे पीएलआई और अदर तरीकों से टैक्स कट करके कॉर्पोरेट सेक्टर को और विश्वास जगाना हो, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में और विश्वास जगाना हो, जॉब क्रिएशन के लिए जो कदम उठाए गए, वो सबका मुझे लगता है पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा सकारात्मक माहौल रहेगा और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगेन मैं बात को रिपीट करूँगा, जहाँ पर भी वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है। दूसरा, जो विश्व के बाज़ारों में अभी एक अनिश्चितता का माहौल है, उसका हमारे बाज़ारों पर भी फ़र्क पड़ेगा। भारत के निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है बाज़ारों को, लेकिन वो भी आज बड़े निवेशक हैं। अनुज भाई, आज भी बाज़ार का 17-18% करीब विदेशी निवेशकों के हाथ में है, तो थोड़ा बहुत भी अगर बेचते हैं, तो उसका बाज़ार पर फ़र्क पड़ना लाज़मी है। तो एक आखिरी सवाल आपसे, इस सब चीज़ों का एक अगर निचोड़ निकाला जाए, इस साल इन्वेस्टर्स किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें फिर?
कि पिछले 10 में से 9 वर्षों का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। भारत ने एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है। मुझे लगता है कि इस साल अर्थव्यवस्था की विकास की दर थोड़ी गति पकड़ेगी। कॉर्पोरेट्स के मुनाफे सेकंड हाफ से वापस गति पकड़ेंगे और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा-सा करेक्शन होने के बाद एक टाइम करेक्शन हो गया, थोड़ा-सा प्राइस करेक्शन हो गया, उसके बाद जब बाजार एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा, तो जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, वो भारत में डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये पक्की बात है। रमनीत जी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जब मार्केट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उस समय आपने एक व्यू लिया था कि थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। मुझे याद है दिवाली के शो में भी आप काफ़ी कॉशियस थे, खास तौर से मिड कैप्स को लेकर, और वो काफ़ी बड़ी करेक्शन अब हमने देखी है। अभी क्या यहाँ पर और करेक्शन बाकी है? मिड एंड स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा सा यूनिवर्स है। स्मॉल कैप में सैकड़ों स्टॉक्स हैं, कई सारी नई कंपनियां भी लिस्ट हो रही हैं। अभी उनमें कईयों में जहां पर लग रहा था आईपीओ के समय में कि नहीं है, बहुत महंगा है, शायद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन करेक्शन होने के बाद कुछ कुछ नए मौके वहां पर भी देखने को मिलेंगे। भारत तो एक बड़ा बाजार है जहां पर आपको निवेश करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। आपको इंडिविजुअली राइट कंपनी, अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट और राइट वैल्यूएशन वाली कंपनियों को चुनना होता है। तो वो मौके अब बढ़ते जाएँगे। ये करेक्शन लाज़मी था और अनुज भाई, हमने हमारा एक डिफेंस फंड था जिसने सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया करीब 2 साल तक। हमने सबसे पहले फंड लॉन्च किया था, लेकिन जिस तरह के वैल्यूएशंस हो गए थे, एज़ एन एएमसी हमने डिसाइड किया कि उसमें हम एसआईपी फ्लो भी बंद कर दें कुछ समय के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस राइट सेट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। वो पिछले साल का 100% रिटर्न देख के लोगों को लग रहा था कि इस साल कम से कम 30, 40, 50% तो आएगा, पिछले साल तो 100 दिया है, लेकिन वो सही एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो हमारा ये कर्तव्य था कि इन्वेस्टर्स को एक मैसेजिंग हो और हमने कुछ समय के लिए बंद करा। अब जब वापस लगेगा कि वैल्यूएशंस ठीक दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसको वापस खोल देंगे। वैसे ही हम तो बात करते रहते हैं कि भारत में 25-30 साल, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड ने 30 वर्ष की वर्षगांठ मनाई इस साल, और आप 30 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जहाँ पर इतने उतार-चढ़ाव विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व के राजनीतिक वातावरण में, विश्व के बाजारों के माहौल में इतने उतार-चढ़ाव और भारत में भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो भारत में निवेशकों को जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और नियमितता से निवेश कर रहे हैं, उनको अच्छा ही फल मिलेगा। ऑल राइट, नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एज ऑलवेज अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच बहुत-बहुत फॉर धन्यवाद। योर विजन। चलिए, आप एक काम करते हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंचन और श्रेया तैयार हैं, आपके काफ़ी सवाल होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गाबर सर। हालांकि वक्त थोड़ा कम है, लेकिन फटाफट से हम अपने दर्शकों की ओर बढ़ेंगे और सवाल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नज़र बाजार पर देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। 179 अंक गिरकर फिलहाल निफ्टी 23,312 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, वही बैंक निफ्टी में भी 360 अंकों से ज़्यादा की गिरावट और ये 79,244 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर सभी सेक्टर्स फिलहाल लाल निशान पर कामकाज कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश गाबर सर। क्योंकि समय कम है, बहुत ब्रीफ में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रणनीति फिलहाल आज बाजार में अपनाए निवेशक या ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग टू यू। समय कम है लेकिन इट्स ओके। निफ्टी का जो चार्ट पर देखें तो लगता है जो सपोर्ट है आज का लो का, वो काफी अच्छा है। अगर यहाँ पर आज लो संभल जाता है तो वक्त लगेगा, ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा, इतना कह सकते हैं। 23,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके इर्द गिर्द वहीं से सपोर्ट है। मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, और बैंक निफ्टी ने भी जो आज का लो किया है अच्छी जगह पर है। अगर अप्पू मिलता है तो एक अप्पू मिल सकता है, करीब 49,500 फ्यूचर की बात करता हूँ, और ये अब ट्रेड कर रहा है 49,250। 200-300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में अब भी है, लेकिन आज का लो समझना चाहिए, वो जरूरी है। दैट्स अ कंडीशन। ओके, तो ये थी ओवरऑल मार्केट एनालिसिस पे प्रकाश गाबा सर की राय। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गाबा सर, एक सवाल है, मैं आपसे एक बार सीधा व्यूअर्स के पास चलते हैं हमारे, और एक सवाल है टाटा मोटर्स पर। जो खरीदारी का भाव है वो है करीबन 1,000 रुपये, और इस टाइम का अगर हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो उसमें एक अच्छा खासा डेंट आता हुआ हमें ऑलरेडी दिखाई दे गया है, करीबन 2% की तेजी, यानी कि अपने 52 हफ्ते के लो से ये केवल कुछ ही पॉइंट्स इस टाइम पे दूर है। इनफैक्ट अगर इसके नतीजे देखे जाएं, उसके बाद एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। जनवरी का जो सेल्स डेटा आया है वो भी इतना कोई ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा है। क्या ये इस टाइम पे एक ऐसा मौका बन रहा है कि लोअर लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी कर ली जाए, या इस टाइम पे इसे अवॉइड करा जाए? ओवर टू यू गाबा सर।
ऐसा है कि टाटा मोटर्स की बात करें तो 1100 के आसपास एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, उसके हिसाब से लग रहा था कि 1800 ये जोन है, वहां तक आना चाहिए। और पिछले हमने हफ्तों में देखा होगा कि 2 बार एक सिग्नल दिया, बाय सिग्नल, और दोनों बार फेल हो चुका। अगर अब थर्ड टाइम अगर बाय सिग्नल मिलेगा, वो बाइंग का मौका रहेगा। वो कहां मिलेगा अब तक कहना मुश्किल है, लेकिन अब 692 पर ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो टाटा मोटर्स के हैं वो करीब 600 650 के जोन पर है। अगर उस जोन पर बाय सिग्नल मिलता है तो आई थिंक दैट विल बी बायबल। फिलहाल अवॉइड करें टाटा मोटर्स। देखिए फिलहाल अवॉइड है, टाटा मोटर्स लेवल्स बता दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं और उसको आई होप आपने जॉट डाउन किया होगा। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और तरुण जी जब जुड़ रहे हैं हमारे साथ जोधपुर से। तरुण जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। नमस्ते मैम, मेरा सवाल एनसीसी पे है। एनसीसी के 200 शेयर हैं जी, 275 के एवरेज के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखे हुए आपने? ठीक है मैम, लगभग 2 महीने हो गए। जी 2 महीने से आपके पोर्टफोलियो में एनसीसी फिलहाल देखिए कल जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुए हैं कैपेक्स को लेकर उसका डेंट पड़ता दिख रहा है एनसीसी पे, और कल भी गिरा था, आज भी 4.5% गिरकर कारोबार करता हुआ 221 के लेवल पर, और लॉस में फिलहाल 53 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस में तरुण जी हैं। क्या करना चाहिए? गाबा सर 275 की एवरेजिंग कर रखी है इन्होंने, होल्ड या एग्जिट? आई थिंक एग्जिट होना चाहिए। अब तक तो उसमें वीकनेस नजर आती है एनसीसी में। पॉसिबल है कि लो लेवल और भी देखने को मिल सकता है। अब ट्रेड करें 221, 200 पॉसिबल है, हाँ 200 पॉसिबल है। क्या वहां रुकेगा? वहां पर कहना मुश्किल है। सो फार 200 पॉसिबल है, इतना कह सकते हैं। है तो वीक। अब इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म का है तो फिर होल्ड कीजिए, लॉस क्यों करना। लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया तो मेरे ख्याल से आउट। तो ये थी राय एनसीसी पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल जी। मेरा क्वेश्चन गाबा सर से है कि मेरे पास कॉनकॉर के 250 शेयर्स हैं 900 रुपीज, एंड माय आउटलुक इज फॉर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ। ओके। और एक और है जियो फाइनेंशियल एट 330 500 शेयर्स है, उसका भी आउटलुक मेरा 6 to 9 मंथ। 330 के भाव पे हैं और 500 शेयर्स हैं, राइट सर? हाँ जी। ठीक है, स्टार्टिंग विद कॉनकॉर। आज तो इसमें एक भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बजट के बाद पूरे ही सेक्टर में एक थोड़ा सा पेन तो डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन इस टाइम पे अगर खरीदारी का प्राइस देखा जाए तो वहाँ से जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। गाबा सर इस टाइम पे क्या करना चाहिए? बिकॉज एक टेरिफ वॉर का भी टेंशन बना हुआ है, एक्सपोर्ट की भी टेंशन बनी हुई है। क्या करना चाहिए कॉनकॉर में? अगले 6 महीने में किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे सकते हैं टेक्निकली? अब तक तो वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कंटेनर कॉर्पोरेशन ट्रेड कर रहा है 726 पर, अब तक डाउन है। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। सपोर्ट कहां पर है डिफिकल्ट उसे, हो सकता है 675, हो सकता है ये जोन है, लेकिन अब तक बाय नहीं है, सेल है। रेजिस्टेंस कहां है? 800 के आसपास, तो मेरे ख्याल से स्टिल डाउन। जियो फाइनेंशियल ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक फर्स्ट डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में यहाँ से ऊपर जाएगा। काफी स्ट्रेच हो चुका है अंदर डाउन से, तो शायद एक उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ से कप मिलना चाहिए, लेकिन अब तक वीक है जियो फाइनेंशियल, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल फिलहाल ये राय आपके लिए आते हुए एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि ये हमारी पेरेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें। देखिए अब वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ने का, और आईटीसी होटल एक बार चार्ट रखिए इसका। हालांकि चार्ट में कुछ दिखेगा नहीं, न्यू लिस्टेड है डीमर्जर के बाद, लेकिन लिस्टिंग के बाद आज उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से टूरिज़्म और टूरिस्ट्स को लेकर बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो इसका एक फ़ायदा फिलहाल आईटीसी होटल्स को देखने को मिल रहा है। 3.5% से ज़्यादा उछलकर कारोबार करता हुआ, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है। गाबा सर आईटीसी होटल क्या करना चाहिए? जिनके पास हैं वो होल्ड करें या फिर अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? सबसे पहले बताऊंगा, इसमें सिर्फ 5 दिन का चार्ट है। It does not bother. I can still analyze the chart. Structurally chart okay. Strong support on अपडेट करा 177, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन 165 का। अगर जिसके पास है वो होल्ड कीजिए। हाँ, लिस्टिंग के बाद नीचे आया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आईटीसी होटल मुनाफा होगा।
तो ये थी राय आईटीसी होटल्स पे। सर इसी की कंपनी के बारे में बात करते हैं, हाँ आईटीसी के बारे में। जिस टाइम पे हम देखें तो जो एंट्री लेवल कंपनीज हैं वहाँ पे कंजप्शन को बूस्ट देने की बात की गई है, और जिससे जो एंट्री लेवल वेदर इट्स जोमेटो वेदर इट्स आईटीसी, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। उम्मीदें ये जताई जा रही है, बहुत सारी ब्रोकरेजेस भी इन पे बुलिश हैं कि आगे चल के जो कंजप्शन बूस्ट है उनका फायदा सीधा सीधा इन कंपनीज को आता हुआ दिखाई देगा। आईटीसी होटल्स पे तो बात कर ली, बट आईटीसी पे इस टाइम पे आपकी क्या राय है? आईटीसी में थोड़ा आज डिप है, लेकिन बेस बहुत बढ़िया बना है आईटीसी में, करीब 435-450 के आसपास। उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर आईटीसी का पॉजिटिव है, करेक्शन था करीब मेरे ख्याल से 2-3 महीने का करेक्शन है, उसके बाद अपमूव मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, होल्ड, बाय एंड होल्ड। इसमें अगर एसआईपी करें आईटीसी पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मुनाफा तो अच्छा होगा। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में एसआईपी के जरिए आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से टोबैको टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं हुए बजट में, उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है आईटीसी के स्टॉक के ऊपर। इनफैक्ट गाबा से कंजप्शन वाले स्टॉक्स पर और नजर डालें तो जोमेटो जो काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो जोमेटो में क्या करना चाहिए लोगों को? क्या चार्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? जिस तरीके से करेक्शन इसने दिखाई हालिया वक्त में, अब लगना चाहिए कि यहाँ पे बेट लगा सकते हैं। मुझे ख्याल से एक सही बात रहेगी कि बेट लगा सकते हैं। 3 हफ्ते से एक अच्छा बेस बना हुआ है और आज का मूव भी अच्छा है जोमेटो का। तो मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है 237 पर, 215, 220, 15-20, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नथिंग टू वरी। एक अपमूव मिलना चाहिए। जोमेटो में 260 पॉसिबल है, 280 भी पॉसिबल है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। सो इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक जोमेटो। तो ये थी राय जोमेटो पर। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।